Hi everyone, welcome back to the channel, guys. There is a very old saying that do not put all your eggs in one basket. It's not a wise decision to do so. But when I say in the regulatory bodies domain, if not all of you, but I would say probably mostly 80% of the people are just preparing for one exam, that is RBI Grade B. या तो इनको बाकी एग्जाम्स के बारे में पता नहीं है या they are too much influenced by RBI that they think that RBI is way better than others and it's miles apart. तो मैं ये मिथ ब्रेक करूंगा. सबसे पहले तो मुझे लगता है कि नो डाउट आरबीआई इज वन ऑफ द बेस्ट. ठीक है, शायद बाकियों से बेटर भी है सबके लिए या कुछ के लिए. But trust me, why you have a more affinity towards RBI Grade B is just because RBI has a more social presence, is an entity which is no which is more known among the people because it is always in news. अब टीवी भी देखेंगे तो आरबीआई के रिलेटेड न्यूज आती रहती है. आरबीआई ने ये रेगुलेशन लगा दिया, ये रेपो रेट कर दिया, इंटरेस्ट रेट गिर गए हैं, लोन अमाउंट बढ़ गया है. That's why even a layman knows about RBI, which makes you attracted towards RBI. And no doubt बहुत अच्छी जॉब है. बट इसके साथ और भी एग्जाम है जब जो हम दे सकते हैं इन अ प्लान मैनर, नॉट इन अ हैफर्ड मैनर कि ये नहीं तो वो 2 हफ्ते वो पढ़ लिया, 2 हफ्ते पढ़ लिया, ऐसे नहीं, इन अ प्लान मैनर. बट व्हाट आर दोज एग्जाम्स आई वुड बी टेलिंग यू, और आप उनको एक प्रॉपर प्लान्ड मैनर में तैयारी करेंगे तभी आप उनको दे सकते हैं. और मेरा इसका जो पूरा आइडिया है, व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, इज नॉट अबाउट कि ज्यादा एग्जाम देने से you will crack at least one or there is a no guarantee that you will secure one seat. ऐसा नहीं है. But even if you think in layman terms, suppose कीजिए आरबीआई में 150 सीट आ रही है और आपका X चांस है एंड बाकी सारे एग्जाम्स मिला के जिनमें और 150 सीट आ रही हैं, ठीक है, किसी में 80, किसी में 20, किसी में 30, it means your chances now become 2x. So just think in mathematical terms. It is not going to be easy to prepare for all of them, but अगर आप एक early 20s में हैं and you want to plan properly that you want to crack one of these exams, it can be done. It can be done. तो ये सारे एग्जाम्स क्या हैं और इनमें क्या क्या सिलेबस में ओवरलैप है, क्या क्या स्किल्स चाहिए, अबाउट द सैलरी एंड ऑल आई वुड बी डिस्कसिंग विद यू. तो सबसे पहले द एग्जाम दैट कम्स एट द टॉप ऑफ माई लिस्ट इज NABARD Grade A. अब NABARD करती क्या है? सी, NABARD is an organization which basically helps lending credit to the banks which further lend credit to farmers and the small scale industries. Basically it is working for the development and upliftment of the rural India. ये NABARD का बहुत ही क्लियर विजन है, आप देखेंगे. लेकिन NABARD को लेके बहुत ज्यादा मिथ है एस्पिरेंट्स के बीच में. सबसे पहला मिथ यही है कि इट्स अ रूरल ओरिएंटेड जॉब. यू माइट बी पोस्टेड इन रूरल एरिया. ऐसा कुछ नहीं है. You are posted in the metro cities only, the state capitals only, as the same kind of postings you get in RBI. कोई आपको रूरल एरिया में नहीं जाना है. Working with farmers, अगर करना भी पड़े, I think it's a blessing. You get to know about the India, which comprises of such large percentage in India. But आपको यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि farmers के साथ मिलके उनके पास जाके काम करना है. Obviously, you would try to understand their plight and come up with the policies which can, work for their welfare. बट आप अपने ऑफिस में रह के ही यू सुपरवाइज एंड यू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज विच आर मेड बाय द पीपल इन द हायर एक्लियंस इन द बैंक. और इसके लिए एग्री बैकग्राउंड, फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स नॉट समथिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू बी एलिजिबल. एनीवन इज एलिजिबल. आई टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी. इवन टू क्रैक द एग्जाम आई कैन टेल यू दैट लॉट ऑफ पीपल, मतलब एग्री वाले तो बहुत कम है, हार्डली 5% निकलते होंगे. 95% पीपल दोज हु क्लियर NABARD आर नॉट फ्रॉम एग्री बैकग्राउंड एट ऑल. उनका बैकग्राउंड अलग ही है बिकॉज जो एग्रीकल्चर NABARD में आता है ये रीडेबल है, आप कम टाइम में कर सकते हैं, स्टैटिक कम आता है, करंट अफेयर्स अच्छे खासे आते हैं, तो इट्स मैनेजेबल. दैट इज ऑल आई वांट टू से. ऐसा नहीं है कि बिना एग्रीकल्चर पढ़े हुए आप NABARD क्लियर कर लेंगे, ऐसा मत सोचेगा. सो एक कुछ मिथ है दैट आई वांटेड टू टेल यू एंड व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑन यू गिविंग NABARD Grade A इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर RBI Grade B. अगेन फॉर द सोल रीजन कि अगर आरबीआई में नहीं होता है तो शायद NABARD में एक चांस बन जाए. बहुत सारे लोगों का हुआ है. अगेन इट डिपेंड्स अपॉन आपने कितना एफर्ट मारा. एफर्ट नहीं मारेंगे तो चाहे 50 एग्जाम दे दो, एक में भी नहीं होने वाला है. दूसरा रीजन ये है कि बहुत ओवरलैप है सिलेबस का. आई वुड से देयर इज काइंड ऑफ 80% syllabus overlap between RBI and NABARD. Now if you see the phase 1 of RBI, you get 4 subjects: quant, reasoning, English, GA. Here you get quant, reasoning, English, GA. Along with that, what happens in NABARD is that in phase 1 they are asking you subjects
which are asked in phase 2 of NABARD, वो phase 1 में ही पूछ रहे हैं, like ESI, ARD, and along with that decision making and computer knowledge are 2 extra subjects. तो ये 4 subjects common है. ESI और ARD जो इसके phase 1 में भी आ रहा है, phase 2 में भी आ रहा है NABARD के. ESI you get in phase 2 of RBI. Descriptive English that you get in phase 2 of NABARD, you get in phase 2 of RBI. The only main difference which you can see here is that here you get FM in phase 2 in RBI and here you get ARD in phase 1 and phase 2 of NABARD. That is the main difference I would say. Otherwise the pattern remains the same. Current affairs का बहुत ज़्यादा weightage है दोनों ही exams में. And one more thing which you need to understand is that here quant, reasoning, English, GA which is being asked in RBI is at a very high level. And all these are merit sections. मतलब इस sections में जो आपके exam में marks आएंगे phase 1 में, that will contribute to your overall marks and that will decide whether you clear phase 1 of NABARD, RBI or not. But here quant, reasoning, English, decision making and computer knowledge, these 5 sections, इसको छोड़ दो, ARD को छोड़ दो. All other 5 sections here are non-merit sections. मतलब इन sections के marks आपके overall marks में नहीं जुड़ेंगे to find out that whether you will clear phase 1 or not. But हाँ, इनमें एक minimum marks लेने पड़ेंगे just to clear the cutoff. That's it, which is manageable. तो अगर आपका quant, reasoning, English weak है and you're not able to manage it in RBI, I think NABARD is a good option because यहाँ पे quant, reasoning, English पे इतना ज़्यादा वेटेज या मेहनत करने की जरूरत नहीं है जितनी की आरबीआई में है. एंड इफ आई टॉक मोर अबाउट NABARD, सबसे पहले ये ग्रेड ए जॉब है, आरबीआई इज अ ग्रेड बी जॉब. इट्स 1 लेवल हायर बट नॉनदलेस इट ऑफर्स यू गुड पर्क्स, गुड लर्निंग एनवायरनमेंट, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम. स्किल्स की बात करें तो NABARD ग्रेड ए में एज आई टोल्ड यू एक्स्ट्रा स्किल दैट यू वुड रिक्वायर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी इज दैट यू वुड बी required to understand and study ARD, which in my opinion is not that a tough task for somebody who has the resolve to prepare for this exam. बाकी क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश अगर आपका वीक है, आरबीआई में दिक्कत आ रही है, NABARD में वो दिक्कत नहीं बनेंगे. सैलरी आई एम जस्ट टेकिंग अ बॉल पॉक फिगर. अब ये 24 भी हो सकती है, 23 भी हो सकती है, 26 भी हो सकती है, लेकिन अच्छी सैलरी है, आरबीआई से थोड़ी कम है. पोस्टिंग जिसमें ऑल ओवर इंडिया है. NABARD इज हैविंग ऑफिसेस थ्रू आउट इंडिया. स्टेट कैपिटल्स में है, तो आप जिस स्टेट का नाम लेंगे उस कैपिटल में ऑफिस एंड यू माइट गेट पोस्टेड देयर थ्रू आउट योर टेन्योर. प्रमोशंस यहाँ पे भी टाइम बाउंड है, परफॉर्मेंस बेस्ड है, बट दे आर फास्टर एंड मे बी फॉर अ रीजन के जो पहला प्रमोशन है वो यहाँ से ग्रेड ए पे ग्रेड बी हो रहा है, विच इज वेरी फास्ट एज कंपेयर टू आरबीआई वेयर टू मूव फ्रॉम ग्रेड बी टू ग्रेड सी इट टेक्स यू अराउंड 7 to 8 years. नोटिफिकेशन, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि क्या नोटिफिकेशन रेगुलर आ रही है, बिकॉज अगर आप पढ़ रहे हैं द नोटिफिकेशन इज नॉट कमिंग मींस वैकेंसीज आर नॉट कमिंग, दैट विल रूइन योर चांसेस, राइट. तो यहाँ पे नोटिफिकेशन अगर हम पास्ट ईयर्स को देखें, पिछले 8-10 साल से नोटिफिकेशन रेगुलर आ रही है. देयर आर अराउंड 80 seats that are coming each year and the notification is coming in and around July to September. मतलब जुलाई से सितंबर के बीच में नोटिफिकेशन आ रहा है, if you see the trend for the last 3 to 4 years. So this is about NABARD, and in terms of eligibility, it is almost same as what is there in RBI. Either you should have a bachelor's degree with 60% marks and relaxation for SC, ST and PWBD. If you do not have 60% marks in your bachelor's degree and you have done your post graduation, then even with 55% marks in post graduation you become eligible. Post graduation is not mandatory. Even if you have a bachelor's degree with 60% marks, you are eligible, no questions asked. बाकी ये CA, CS, ICWA और PhD from institutes recognized by Government of India, they are also eligible. एज की बात करें तो greater than equal to 21 and less than 30. ये याद रखिएगा, less than 30. अगर आप 30 years और 5 days के हो गए हैं, 1 day के हो गए हैं, you are not eligible. You should be less than 30 as per the cutoff date and you should be greater than equal to 21. This is the eligibility qualification for NABARD. Now the next exam that I am going to talk about, which I think you must be giving with RBI, is SEBI grade A. ठीक है, अब ये थोड़ा रेगुलर एग्जाम नहीं है, इसकी मैं बात करूंगा नोटिफिकेशन कितनी रेगुलर है, but SEBI is one of the most powerful organizations in India when it comes to regulating the capital markets in India. जो भी स्टॉक मार्केट्स हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग है, एवरीथिंग इज बीइंग रेगुलेटेड बाय सेबी. और आप देखते हैं कि सेबी के एक ऑर्डर से पूरा कैपिटल मार्केट हिल जाता है.
सेबी एक ऑर्डर पास करता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे और पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में थपथपी मच जाती है. सो दैट इज द पावर ऑफ सेबी. और सेबी में जो लोगों को जर्नली मिथ है कि भैया इसके लिए कॉमर्स बैकग्राउंड होना चाहिए टू क्रैक दिस एग्जाम्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही एग्जाम क्लियर कर सकते हैं. See, to an extent, a person who has a commerce background will have an edge. But again, if I talk about the facts, many people, I would say at least more than 50% people who clear SEBI grade A are from non-commerce, non-CA background. तो ये आपके रिजॉल्व पर है कि आप कितना उस पर मेहनत कर सकते हैं. और सेबी में हेल्दी नंबर ऑफ सीट्स आती हैं जिसकी मैं बात करूंगा. अगर मैं सिलेबस ओवरलैप की बात करूं बिटवीन सेबी एंड आरबीआई, ये सेबी का पैटर्न है. इन फेज 1 यू गेट 2 पेपर्स. In RBI there was only 1 paper, but in SEBI phase 1 you get 2 paper. One is quant reasoning English GA, another is paper 2. Now this paper 2 is actually again testing you on the subjects that are mainly part of phase 2. ठीक है, तो इस पेपर 2 में आपको फाइनेंस, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, कंपनी लॉ, कॉस्टिंग एंड कॉमर्स एंड अकाउंट्स के बारे में टेस्ट किया जाता है. एंड दिस इज द सेम पेपर विच इज रिपीटेड इन योर फेज 2. ये सेम पेपर है. एंड फेज 2 में एक पेपर 1 होता है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश. तो ओवरलैप की मैं बात करूंगा. सबसे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू दैट यहां पे जो पैटर्न है, पेपर 1 में यू जस्ट नीड टू गेट 30 मार्क्स आउट ऑफ 100. दैट्स इट. इन फेज 1 इट डजेंट मैटर अगर कोई 60 स्कोर कर रहा है, भले ही आपका लास्ट रैंक है फेज 1 में, बट यू स्कोर 30 आउट ऑफ 100 हेयर, you need not worry, you will clear phase 1. मतलब this is one of the condition. तो इस पेपर में, पेपर 1 में भले ही आप 30 ले आओ और सारे लोग 35 लेके आए हैं, but you will still manage to clear phase 1, right, with respect to the condition for paper 1. तो again quant reasoning English GA are holding not much importance in the SEBI grade A selection scheme. और ये पेपर 2 सेम है जो मैंने बता दिया है, और पेपर 1 descriptive English is same as what you get in RBI. तो ओवरलैप की बात करें तो अगेन यहां पे आप देखेंगे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश सेम है. क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जीए अगर आप आरबीआई के लिए प्रिपेयर कर चुके हैं, आई थिंक दिस वुड बी अ केक वॉक. अभी पेपर 2 बचता है. पेपर 2 में भी फाइनेंस, मैनेजमेंट, एंड आई वुड से 50% ऑफ योर इकोनॉमिक्स और 60% ऑफ योर इकोनॉमिक्स इज डन इफ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर आरबीआई. सो मेनली company law, costing, commerce and accounts would be something extra that you would have to do, especially if you want to prepare for SEBI grade A along with RBI. ठीक है, तो SEBI grade A की बात करें सबसे पहले, again this is a level grade A job whereas RBI is grade B job. ये एक लेवल नीचे है. सैलरी भी इसमें थोड़ा RBI से कम होगा, मे बी 15,000 पर मंथ का फर्क हो सकता है. स्किल्स क्या चाहिए? अपार्ट फ्रॉम व्हाट स्किल्स यू हैव इन आरबीआई, आपको कॉमर्स एंड अकाउंट्स, कंपनी लॉ, कॉस्टिंग, ये 3 सब्जेक्ट अलग से पढ़ने पड़ेंगे बिल्कुल स्क्रैच से. दीज आर नॉट इजी बट दीज आर डूएबल. दे विल टेस्ट योर पेशेंस. सैलरी अच्छी है. अब 24 हो सकती है, 23 हो सकती है, 26 भी हो सकती है. जस्ट पुट अ बॉलपार्क फिगर हियर. पोस्टिंग्स, अब यहां पे पोस्टिंग्स के लिए कुछ लोगों को फायदा है बिकॉज दिस इज ओनली इन मुंबई. देयर वुड बी वेरी लेस ट्रांसफर्स थ्रू आउट योर टेन्योर. तो अगर आप मुंबई में सेटल होना चाहते हैं एक प्लेस में एंड यू वांट टू अवॉइड transfers that happens in RBI or NABARD, I think SEBI is a good opportunity for you. But अगर आपको मुंबई अच्छा नहीं लगता है, बहुत लोगों को नहीं लगता है बिकॉज वहां पे भाग दौड़ अलग ही है, बट इट्स अ लवली सिटी. तो आई वांट अ बिग शूट मोटिवेशन फ्रॉम मुंबई गाइज आउट हियर. तो मुंबई में ही आपको रहना पड़ेगा. अभी तक तो सेबी का मेनली जो कंसंट्रेशन है वो मुंबई में है. प्रमोशंस, सेबी बीइंग अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी फास्टर एज कंपेयर टू आरबीआई, बट ठीक है, मतलब इतना कोई एज नहीं है कि सेबी में आप कुछ 5 साल में बहुत हायर पोजीशन पे पहुंच जाएंगे. इन आरबीआई यू वुड नॉट बी देयर. नोटिफिकेशन यहाँ पे, नाउ देयर इज नो पैटर्न एज सच, बट इफ यू सी इसका नोटिफिकेशन 18 में आया था, देन 20 में आया था, देन 22 में आया था, और अभी 24 में आया है. नाउ देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज बिहाइंड ऑल दीज नोटिफिकेशंस व्हिच वर सपोज्ड टू कम ईच ईयर एंड व्हाई दे आर कमिंग बाय एनुअली. बट ठीक है, आप इसको ये लेके चलिए कि बाय एनुअल है. ज्यादातर नोटिफिकेशन फर्स्ट ऑफ द ईयर में आता है, फेब, मार्च, अप्रैल में. इस साल भी मार्च में नोटिफिकेशन आ चुका था. डिटेल नोटिफिकेशन इज दो पोस्टपोन्ड. ठीक है, और नंबर ऑफ सीट्स इसमें भी अप्रॉक्स 70 to 80 आती हैं. दिस ईयर आई थिंक इन द जर्नलिस्ट स्ट्रीम देयर आर 62 सीट्स. सो दिस इज अबाउट सेबी ग्रेड. एंड इफ आई टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी, यहाँ पे काफी झोल है. In RBI and NABARD, anybody who has done bachelor's in any stream,
any stream is eligible, but SEBI says that you should be masters in any stream or you should have done bachelor's in law or engineering. That's it. अगर आप BCom है जैसे, your bachelor's is not in law or engineering, आपने तो commerce में bachelor's की है, you are not eligible. Masters किसी में कर लो, but bachelor should be only in law and engineering, then only you are eligible. ये SEBI कहता है. दो मेरे हिसाब से काफी इनजस्टिस है टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स हु आर जस्ट बैचलर्स इन द कॉमर्स बैकग्राउंड. बाकी ये आपके सीएस वगैरह भी एलिजिबल है, कॉस्ट अकाउंटेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है. यहाँ पे एज की बात करें तो लोअर लिमिट कुछ नहीं है, बट योर एज शुड बी लेस देन 30. लोअर लिमिट कुछ नहीं है. इन फैक्ट इवन इफ यू आर लेस देन 21 यू कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जाम. जैसे नबार्ड में यू शुड हैव बीन ग्रेटर देन इक्वल टू 21, यहाँ पे लोअर एज लिमिट नहीं है, बट द अपर एज लिमिट इज दैट यू शुड बी लेस देन 30. और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे परसेंटेज की भी बात नहीं की गई है. जैसे आरबीआई नबार्ड में आपको 60% चाहिए थे बैचलर्स में, यहाँ पे कुछ भी परसेंटेज की बात नहीं की गई है. बस आपके पास डिग्री है इन इंजीनियरिंग और लॉ, यू आर एलिजिबल. सो इवन विद 50% मार्क्स यू आर एलिजिबल इन सेबी. आई होप आई एम नॉट रॉन्ग. कई बार चीजें मिक्स हो जाती हैं बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट लॉट ऑफ एग्जाम्स हियर, बट दिस इज व्हाट आई रिमेंबर. और यहाँ पे भी नहीं लिखा हुआ है. नाउ दिस इज अबाउट सेबी. ठीक है, अब जो मेन एग्जाम्स हैं मैं बोलूंगा फ्लैगशिप एग्जाम्स हैं, दैट आर आरबीआई, नबार्ड एंड सेबी. अब सेबी की दो बहनें हैं या भाई हैं आप ये समझिए, वो हैं पीएफआरडीए एंड एनपीएस. ठीक है, पीएफआरडीए इज बेसिकली रेगुलेटिंग दी पेंशन सेक्टर इन इंडिया. एनपीएस ट्रस्ट इज बेसिकली लुकिंग फॉर दी नेशनल पेंशन स्कीम. नेशनल पेंशन स्कीम में जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो एनपीएस देखता है, मतलब उसको रेगुलेट करता है. वेयर एज पीएफआरडी इज रेगुलेटिंग दी ओवरऑल पेंशन सेक्टर, चाहे एनपीएस हो, चाहे अटल पेंशन योजना हो, चाहे कोई और पेंशन स्कीम हो. सो दीज आर टू रेगुलेटरी बॉडीज. यहाँ पे भी लोगों को लगता है कि सिर्फ कॉमर्स बैकग्राउंड वाले क्लियर कर सकते हैं. बहुत सारे लोग नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से क्लियर किए हैं. नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे लेस है, बट अगेन द पर्पज इज नॉट कि आप इसको इसलिए अप्लाई करो कि आप इसकी स्पेशली तैयारी करो. द पॉइंट इज अगर आप सेबी के लिए तैयारी कर रहे हैं उसमें 70 सीट्स हैं और इनका भी एग्जाम आ गया, द सिलेबस इज सेम, और यहां पे आपको दोनों मिला के सपोज करो 30 सीट्स मिल रही हैं. सो इट मींस यू आर गेटिंग सम एक्स्ट्रा नंबर ऑफ सीट्स टू compete फॉर. अगर 70 लोग आपको बीट करके सेबी में निकल भी गए सो मे बी यू कैन अप्लाई हियर. ठीक है, बट ये थोड़ी इरेगुलर है तो इसका अलग ड्रॉबैक है दैट आई विल टॉक अबाउट इन अ व्हाइल. तो ये दो बहुत अच्छी बॉडीज हैं अगेन, बट इनमें ज्यादा सीट्स नहीं आती हैं. पैटर्न की बात करें सो इनका पैटर्न और सेबी का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है इन टर्म्स ऑफ द सब्जेक्ट्स यू आर सपोज टू रीड. फेज 1 में दो पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2. पेपर 1 इज अबाउट क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, एंड पेपर 2 इज अबाउट द सेम सेट ऑफ सब्जेक्ट्स दैट यू सॉ इन सेबी, सिर्फ पेंशन सेक्टर ऐड हो जाता है. फेज 2 में पेपर 1 डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आएगा, पेपर 2 में सेम सेट ऑफ सब्जेक्ट्स जो यहां पे या हमने सेबी में डिस्कस किए थे, सिर्फ पेंशन सेक्टर अलग आ जाएगा. सो सेबी से बहुत सिमिलैरिटी है, मतलब ये अगर सेबी है तो ये हमारा एनपीएस है, बस आप ये समझ लो. मतलब ऐसे ऐसे बनेगा, ये थोड़ा सा बाहर जाएगा क्योंकि इसमें पेंशन सेक्टर एक अलग चीज आ जाती है. अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग एल्स रिमेन्स दी सेम. तो यहां पे अगर मैं आरबीआई से कंपेयर करूं सेबी से, तो बिल्कुल नेक ऑन नेक इसका सिलेबस ओवरलैप है. आई वुड से 95% सिलेबस ओवरलैप है सेबी से, या 90%, जस्ट अ बॉल पॉक फिगर. लेकिन आरबीआई से कंपेयर करें तो सेम फाइनेंस मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स आपका 50% तक ओवरलैप है. उसके अलावा कंपनी लॉ, कॉस्टिंग, कॉमर्स एंड अकाउंट्स एंड पेंशन यू वुड हैव टू स्टडी डिफरेंटली. क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए यू वुड नॉट बी वरिंग अगेन टू मच हियर एज इन सेबी. यहां पे अगेन कोई बहुत ज्यादा सेक्शनल या पेपर का कट ऑफ नहीं जाएगा पीएफआरडी और एनपीएस में जितना कि आरबीआई में कंपटीशन है. सो स्किल्स की बात करें तो अगेन दिस इज अ ग्रेड ए जॉब पीएफआरडी है, वेयर एनपीएस इज ग्रेड बी. ठीक है, एनपीएस ग्रेड बी है. स्किल्स की बात करें सो पीएफआरडीए में कॉमर्स एंड अकाउंट्स, कंपनी लॉ, कॉस्टिंग एंड पेंशन आर द एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स दैट यू वुड बी रिक्वायर्ड टू स्टडी, बट क्वांट, रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स आर समथिंग दैट यू नीड नॉट वरी, जो आरबीआई में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं. सीटीसी अगेन मतलब 25 लाख या चलो 23-24 हो सकता है, 22 हो सकता है. आई एम जस्ट टेकिंग अ बॉल पॉक फिगर. पोस्टिंग्स आई थिंक दोनों की मेनली दिल्ली में होती हैं. आई माइट बी रॉन्ग हियर, जितना मुझे पता है दोनों की ज्यादा चांसेस है कि दिल्ली में पोस्टिंग होगी. प्रमोशंस दोनों में टाइम बाउंड है, बट ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन शायद फ्यूचर में ग्रो कर जाए तो हो सकता है दैट इफ यू ज्वाइन एट एन अर्ली स्टेज यू माइट गेट दैट बूस्ट लेटर. बट लेटरल हायरिंग भी हो सकती है, दैट इवन इफ यू ज्वाइन अर्ली एंड पीपल लेटर ज्वाइन एज लेटरल्स एंड they become your heads.
सो नेवर नो। बाकी नोटिफिकेशन इसकी PFRDA की कोई पैटर्न नहीं है। 21 में आई थी, 22 में आई थी, 23 में नहीं आई है और 24 अभी चल रहा है। और इसका नोटिफिकेशन इफ यू सी इट मेनली कम्स इन द सेकंड हाफ, अगस्त सितंबर अक्टूबर, दैट काइंड ऑफ थिंग। और सीट्स इसमें 10 से 15 ही आती हैं, ठीक है। PFRDA इज रिलेटिवली बिगर ऑर्गेनाइजेशन एज कंपेयर टू एनपीएस। एनपीएस में भी कोई पैटर्न नहीं है। आई थिंक लास्ट डेट केम इन 2021, उसके बाद आई नहीं है, तो पता नहीं कब आएगी, चांसेस कम ही है। इट्स अ वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन और इसमें 5 ही सीट आई थी, ठीक है। बट अगेन आपको इसके लिए प्रिपेयर नहीं करना है। अगर आप सेबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं देन यू मस्ट बी विजिलेंट के PFRDA और एनपीएस का फॉर्म जरूर भरें, बिकॉज यू वुड हैव टू रीड जस्ट द पेंशन सेक्टर एक्स्ट्रा। और PFRDA की एलिजिबिलिटी की बात करें, इट्स सेम एज सेबी, मास्टर्स इन एनी डिसिप्लिन बट बैचलर्स ओनली इन लॉ एंड इंजीनियरिंग इज अलाउड। बाकी जो भी ये FCA, ACA, सर ICAI का जो भी है वो सब एलिजिबल है, CS वगैरह। NPS ग्रेड बी की बात करें तो मास्टर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन बट बैचलर्स ओनली इन लॉ एंड इंजीनियरिंग। बाकी CA, CFA, CS, CW आर अलाउड। NPS ग्रेड बी में डिजायरेबल एक्सपीरियंस भी है। अगर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल सेक्टर में, पेंशन सेक्टर में, सो दैट माइट बी गिवन सम इंपॉर्टेंस। इसका एक वेटेज रहता है, कम वेटेज है, बट दैट्स एन एडवांटेज इफ यू हैव एक्सपीरियंस। दैट इज अबाउट PFRDA एंड NPS, ठीक है। सेबी की बहनें आप ये समझिए, अगर आप RBI कर रहे हैं तो सेबी कीजिए, सेबी कर रहे हैं तभी ये कीजिए, अलग से मत कीजिए इनको, ठीक है। एंड द लास्ट एग्जाम दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इन द रेगुलेटरी बॉडीज डोमेन इज IFSCA। IFSCA में भी कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, कॉमर्स वगैरह के, बट ये मिथ है। मैं बता रहा हूं, इसमें जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं दे कम ओनली इन फेज 1 पेपर 2 which is just qualifying. If you actually see what decides that whether you become officer in IFSCA, those are very generic things. उसमें कोई कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं चाहिए। तो इसमें तो चलो सेबी में तो मान लिया कि कॉमर्स वालों को थोड़ा एज मिल सकता है, IFSCA में बिल्कुल नहीं है। और इसमें भी लेस नंबर ऑफ सीट्स आती हैं, ठीक है। बट अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि IFSCA के लिए बिल्कुल अलग से तैयारी करो। RBI कर रहे हो तो सेबी कर लो भाई, सेबी कर रहे हो तो ये भी जरूर करना चाहिए। अब IFSCA का जो पैटर्न है, अगेन 2 फेज है। फेज 1 में पेपर 1 इज क्वांट रीजनिंग इंग्लिश GA एंड पेपर 2 में अब इन्होंने क्या किया है, ये RBI है, ये सेबी है। अब IFSCA ने थोड़ा और बना दिया कि भैया मैं दोनों का लूंगा, ये मतलब दोनों की कजन सिस्टर है, आप ये समझ लीजिए। RBI सेबी की कजन सिस्टर है IFSCA, जिसने थोड़ा RBI से उठा लिया, थोड़ा सेबी से उठा लिया। बिकॉज अगर आप यहां देखेंगे, कॉस्टिंग हो गया, कॉमर्स एंड अकाउंट्स, ये बिल्कुल सेबी का है। फाइनेंस मैनेजमेंट दोनों में है, RBI सेबी में। फिर ये सिर्फ जो सब्जेक्ट्स हैं, करंट अफेयर्स हो गया, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी, स्कीम्स, दीज आर मेनली कंसंट्रेटेड इन RBI, वहां से उठा लिया है। तो पूरा इन्होंने मतलब खिचड़ी बनाई है RBI और सेबी की पेपर 2 फेज 1 में। बट यहाँ पे अच्छी चीज ये है कि अगेन जैसा मैंने सेबी में बताया था, यहां यू रिक्वायर जस्ट 30 आउट ऑफ 100, यहां यू रिक्वायर जस्ट 40 आउट ऑफ 100, ठीक है। और ये 40 + 30 70 बनते हैं, बट दोनों में मिला के आपको 80 चाहिए, तो आपको 10 मार्क्स एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे। चाहे तो दोनों में 5-5 ले लीजिए, या इसमें 40 ले लीजिए, या इसमें 50 ले लीजिए। यू क्लियर पेपर 2, उसके बाद डजेंट मैटर, अगर आपके टोटल 80 आ गए एंड 40 in पेपर 2 एंड 30 in पेपर 1, maybe you are the last one, but you have got those 80 marks, you will clear phase 1 of IFSCA, no questions asked. तो सेबी IFSCA में यही एडवांटेज है कि आपका फेज 1 में कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है दैट ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल विल गिव फेज 2। मे बी ऑल ऑफ यू कैन गिव फेज 2, देयर इज नो वन स्टॉपिंग यू प्रोवाइडेड यू क्लियर दीज सेक्शनल कट ऑफ्स, ठीक है। बट यहां पे एक चीज देखिए, पेपर 2 हैज अ डिफरेंट सिलेबस। इफ वी सॉ सेबी, NPS and PFRDA, their paper 2 in phase 2 was same as it was in phase 1 paper 2. But यहाँ पे बहुत अलग syllabus है, and this is very generic. This is not any of the subjects that you will study in your college or in any other book. IFSCA Act, banking and capital market, exactly ditto what you study in RBI. Insurance, ये एक अलग component डाल दिया इन्होंने, and pension, ये again सेबी की कॉपी मारी है इन्होंने। और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश इज कॉमन, ठीक है। तो पॉइंट इज कि फेज 1 इज जस्ट क्वालिफाइंग। अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड भी नहीं है, आप कॉमर्स एंड अकाउंट्स थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, कॉस्टिंग थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, एंड यू आर मैनेजिंग टू गेट 40 मार्क्स हियर,
यू विल क्लियर फेज 1, और ये सब्जेक्ट्स आपके फेज 2 में नहीं आ रहे हैं. सो दैट्स व्हाई आई सेड कि इफ्सका के लिए यू डू नॉट रिक्वायर एनी कॉमर्स बैकग्राउंड, ट्रस्ट मी. और इफ्सका की भी लेवल की बात करें तो ग्रेड है, ये ग्रेड बी नहीं है. इफ्सका इज अ वेरी यंग ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, अगर आपको डाउट है इफ्सका क्या करता है, सो इफ एनीबडी एज एन फॉरेन एंटिटी वांट्स टू डू बिजनेस इन इंडिया, अब आरबीआई का अलग रेगुलेशंस हैं, सेबी की अलग हैं, पीएफआरडीए की अलग हैं, आईआरडीआई की अलग हैं. So somebody who wants to do business in India in the financial sector, that company or entity might have to take approval or understand the regulations from 4 different entities. कि भैया आरबीआई का क्या है, सेबी का क्या है, पीएफआरडीए का क्या है, आईआरडीआई का क्या है. बट इसका एक्ट्स एज एन इंटरफेस. ये सिंगल विंडो है जहां से फॉरेन एंटिटीज बात कर सकते हैं, बिजनेस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं. ठीक है, तो इसका बेसिकली इंप्लीमेंट्स कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रेगुलेशंस. आरबीआई, सेबी, पीएफआरडी, आरडीआई सबका काम ये एक अकेला करता है फॉर द फॉरेन एंटिटीज हु वांट टू एस्टेब्लिश बिजनेस इन इंडिया. तो दैट्स व्हाई आप देखेंगे कि इनको ऑफिसर्स चाहिए जो पेंशन भी समझते हो, जो आरबीआई की बैंकिंग भी समझते हो, ठीक है, जो सेबी का कॉमर्स भी समझते हो. इसीलिए इन्होंने पूरी खिचड़ी बना दी है कि आरबीआई का भी सिलेबस ले लो और सेबी का भी पूरा सिलेबस ले लो. तो ये ग्रेड ए जॉब है, राइट. और एक्स्ट्रा स्किल्स दैट आई वुड सुजेस्ट दैट, मतलब जो आपको चाहिए क्लियरली, पेंशन, इंश्योरेंस एंड इफ्सका एक्ट. अगर आप आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं, इसको तो मैं मानूंगा ही नहीं आपको स्किल चाहिए, बिकॉज ये पेपर टू आप समहाउ यू विल मैनेज. बट हियर इफ्सका एक्ट, इंश्योरेंस एंड पेंशन यू वुड हैव टू स्टडी सेपरेटली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई. और इफ्सका एक ऐसा एग्जाम है कि अगर आप आरबीआई के बाद सेबी नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, बट यू कैन स्टिल गो फॉर इफ्सका, बिकॉज यहाँ पे फेज 2 में, पेपर 2 में बहुत लिमिटेड सिलेबस है विच कैन बी कवर्ड इन से 50 डेज पूरा आराम से. और ये जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं पेपर 2 में, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इससे हमें डरना नहीं है, ये मैनेज हो सकते हैं. ठीक है, तो क्वांट, रीजनिंग, करंट अफेयर्स यहां पे भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है फेज 1 में. सैलरी अच्छी है. पोस्टिंग्स, इनका मेन ऑफिस अहमदाबाद में है, बट आई थिंक दे आर एक्सपेंडिंग इन अदर सिटीज ऑल्सो. शायद दिल्ली में तो है प्रेजेंस अच्छा खासा. तो अहमदाबाद, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है अहमदाबाद है या कोई और सिटी है गुजरात में, बट गुजरात में इनका मेन, गिफ्ट सिटी में. ठीक है, प्रमोशंस टाइम बाउंड है इसमें भी. ठीक है, बट अगेन इट्स एन ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन एज कंपेयर टू आरबीआई. तो चांस है कि अगर इसका बड़ा बनता है, देयर इज अ गुड चांस, सुनने में आया कि इसका काफी ग्रो कर सकता है फ्यूचर में. सो पीपल हु ज्वाइन अर्ली माइट गेट दैट एडवांटेज. बाकी नोटिफिकेशन इसका कोई पैटर्न नहीं है भाई, मतलब कोई क्लैरिटी नहीं है ऐसा कि पिछले 10 साल से आ रही है और आगे आती रहेगी. केम इन 2023 और 2024 में भी आ गई है, दोनों साल ये तकरीबन फर्स्ट क्वार्टर में ही आई है. ठीक है, तो पता नहीं अब अगले साल आएगा नहीं आएगा, बट देयर आर सम रूमर्स के चेयरमैन बोल रहे हैं कि दे विल रिक्रूट फॉर सम इयर्स. ठीक है, सीट्स कम है इसमें, बहुत ज्यादा सीट्स नहीं है इसका में. इस साल आई थिंक 10 सीट्स से 15 सीट्स आई हैं टोटल. तो सीट्स का प्रॉब्लम रहेगा, बट अगेन इसमें आपको एक कॉन्शियस डिसीजन लेना है. अगर आपके पास टाइम है, यू कैन गो फॉर इट. एलिजिबिलिटी सेम है दैट वी डिस्कस इन सेबी, बैचलर्स डिग्री इन लॉ. हाँ, इसमें किसी भी डिसिप्लिन में चलेगा, दैट्स अ डिफरेंस. सो अगर आप सेबी, एनपीएस और पीएफआरडीए नहीं दे पा रहे हैं बिकॉज यू आर नॉट अ बैचलर इन लॉ और इंजीनियरिंग, यू आर स्टिल एलिजिबल फॉर इफ्सका, बिकॉज इफ्सका सेज कि आपकी लॉ में डिग्री हो, बट नीचे जो लाइन लिखी है, इन एनी अदर डिसिप्लिन, कोई भी डिसिप्लिन में आपकी बैचलर्स हो, यू विल बी एलिजिबल. सो दैट्स अ गुड थिंग फॉर मेनी पीपल हु माइट नॉट बी एलिजिबल फॉर सेबी और आरबीआई, दे माइट बी एलिजिबल फॉर इफ्सका. इसमें मार्क्स का कोई झंझट नहीं है, मिनिमम एज कुछ नहीं है, मैक्सिमम एज आई थिंक इट शुड बी लेस देन 30. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द 5 एग्जाम्स दैट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू. आई होप यू वुड हैव गॉट सम क्लैरिटी. बाकी ये हमारी आरबीआई की गाइड बुक है. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई, आप इसको प्लीज जरूर डाउनलोड कीजिए. दिस विल गिव यू गुड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कि भैया आरबीआई में क्या प्रमोशंस होती हैं, क्या हायरार्की है, कहाँ कहाँ ऑफिसेज हैं. यू विल गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन from this guidebook and the link to download this guidebook is given in the description of this video. एग्जाम के लिए प्रिपरेशन में भी दिस गाइडबुक वुड बी वेरी हेल्पफुल बिकॉज फर्स्ट इट विल गिव यू डिटेल्ड सिलेबस. हमने डिकोड किया है जो नोटिफिकेशन में भी नहीं है. It will give you detailed previous year papers which we have compiled at our end, which you will not find anywhere easily. And it will give you detailed book list and resources that you need to follow to do self preparation, which again you will not find anywhere because this has been,
curated after a lot of learnings and experience over the years. And these are our courses for RBI Grade B, Gold Pack and Silver Pack. Gold Pack is mainly for phase 1, phase 2 and interview. मतलब ये सब कुछ कवर करेगा. Silver Pack is mainly for phase 2 and interview, but for phase 1 the current affairs are also available in Silver Pack. But Silver Pack में आपको quant, reasoning, English नहीं मिलेगा. And in case you want to check a demo material, there is a link in the description. आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक कीजिए, डाउनलोड अ डेमो मटेरियल, चेक द क्वालिटी बाय योरसेल्फ और क्वालिटी के साथ कॉम्प्रिहेंसिवनेस चेक कीजिए, बिकॉज आई कैन वाउच फॉर इट कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है. आपको शायद इसके बाहर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एवरीथिंग इज बीइंग कंपाइल्ड एंड क्यूरेटेड एट वन सिंगल प्लेस. सो टेक योर लीव. हैव अ नाइस डे. बाय. जय हिंद.